हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति, दर्शन शास्त्र के विद्वान शिक्षक प्रोफेसर डॉक्टर ज्ञानंजय द्विवेदी। महानुभाव, आज का विषय है कोरोना का शिक्षा और समाज पर प्रभाव। महाशय, इस बात की जानकारी आप लोगों को अच्छी तरह से विगत 4-5 महीनों से हो रहा है कि कोरोना का हमारी शिक्षा और समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसका छोटा सा उत्तर हम लोग दे सकते हैं कि शिक्षा हो का क्षेत्र हो, समाज का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो या किसी भी क्षेत्र में इसका प्रतिकूल प्रभाव ही पड़ा है या फिर पड़ रहा है। यहाँ पर संक्षेप में मैं आपको इस परिदृश्य के उपस्थित होने के कारणों की चर्चा करूं तो मैं महसूस करता हूं कि इस कोरोना परिदृश्य के उत्पन्न होने का कारण क्या रहा है। इसके कारण स्वरूप हम पाते हैं कि जो हमारी वर्तमान जीवन शैली है, इस वर्तमान जीवन शैली ही हमारे इस कोरोना वायरस का प्रमुख कारण रहा है। हमारी जीवन शैली क्या रही है? हमारी जीवन शैली अपने में पूरी तरह से हम लोग पाश्चात्य उपभोक्तावादी संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं। हमारे जीवन की जो हमारी भारतीय शैली थी, हमारे जीवन का जो भारतीय संस्कार था, भारतीय संस्कृति थी, उसको वर्तमान में हम लोग छोड़ते जा रहे हैं। कहने का हमारा अभिप्राय ये है कि इस वर्तमान परिदृश्य का यानी कोरोना 19 का जो मूल कारण है, इसमें मानव की स्वार्थ में प्रवृत्ति ही है। मानव अपने को प्रकृति का सिरमौर समझने लगा। मानव ये महसूस करने लगा कि मैं ही सब कुछ हूँ, जबकि वो भूल गया है कि मानव प्रकृति का ही एक अंग है। प्रकृति के लिए जिस प्रकार से धरा पर के संपूर्ण जीव जंतु हैं, नदी नाले पेड़ पौधे झील झरने पशु पंछी, प्रकृति की दृष्टि से उसी तरह से मनुष्य भी उसका एक अंग ही है। हम पाते हैं कि हमारी जो ये स्वार्थ में प्रवृत्ति रही है, हमने प्रकृति का दोहन स्वरूप लिया। हमने पूरी तरह से अपने को छोड़ करके इस प्रकृति के, इस चराचर जगत के अन्य जीव जंतुओं को हमने ये महसूस किया कि हम ही इसके भोक्ता हैं, हम ही इसके सिरमौर हैं। परिणाम ये हुआ कि हम आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वर्तमान परिवेश का जो संकट है, मेरे विचार से इस संकट का मूल कारण मनुष्य ही है और मनुष्य का प्रकृति से अलग हो जाना या प्रकृति को अपनी दासी समझ लेना, ये उसका मूल कारण है। हम प्रकृति के ही एक अंग हैं, हमारा पालन पोषण सब कुछ प्रकृति के ही अधीन है। लेकिन आज प्रकृति का क्या स्वरूप है, पर्यावरण का क्या स्वरूप है, ये हमसे आपसे छिपा हुआ नहीं है। जब हम प्रकृति पर ही निर्भर हैं और प्रकृति को का इस तरह से उपयोग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो उसका दुष्प्रभाव होगा वो संपूर्ण प्रकृति पर पड़ेगा, और जब संपूर्ण प्रकृति पर पड़ेगा तो मानव उससे अलग नहीं है। आज हम पाते हैं कि हमारा जो समाज था, भारतीय समाज, भारतीय जीवन शैली का समाज, हम आप महसूस करते हैं कि हमारा समाज सर्वसमावेशी है। हमारे समाज में तो एक प्रकार का कहा जाए कि पूरी तरह से त्याग की भावना ही थी। हमने नदी नाले पेड़ पौधे पहाड़ पशु पंछी सबकी हमारे जीवन शैली में सबकी हम लोग पूजा अर्चना करते रहे, सबको हम लोग सम्मान की दृष्टि से देखते रहे, सबके जीवन को उतना ही महत्वपूर्ण मानते रहे हैं जितना किसी मनुष्य का जीवन। हमने कभी
हमारी भारतीय जीवन शैली में कभी भी हमको इस प्रकार से शिक्षित ही नहीं किया गया, ऐसा कोई उद्देश्य ही नहीं दिया गया जिसमें कि संपूर्ण धारा का हित नहीं निहित। हमारे मेरा जा रहा है। उद्घाटन करता प्रोफेसर रमेंद्र कुमार यादव रवि साहब ने कहा, आप लोग सुने होंगे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और अतिथि न भूखा जाए। याचक जब मांग करता है कि हमें उतना दीजिए कि मैं भी भूखा ना रहूं और अतिथि न भूखा जाए, और जब उनसे पूछा गया कि आपके अतिथि क्या हैं, आपका साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं अतिथि न भूखा जाए। और जब उनसे पूछा गया कि आपका कुटुंब क्या है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया आप लोग जानते होंगे। उसने उत्तर दिया, वसुधैव कुटुंबकम। यानी इस धरती पर, वसुधा पर जितने भी चर अचर जीव हैं, चलने वाले और नहीं चलने वाले जितने इस धरा पर है, वसुधैव कुटुंबकम, वो सब हमारे क्या है, कुटुंब है। हमारी ये जीवन शैली रही है, हमने किसी की आराधना करना नहीं छोड़ा। आज भी आप जानते हैं हम लोग पेड़ पौधे, नदी नाले, पशु पंछी सबकी पूजा करते हैं। तो हमारा कुटुंब तो वो रहा जिसमें कि पूरी वसुधा, पूरी पृथ्वी समाहित हो जाती है, कुछ बचा ही नहीं। और आज की पाश्चात्य देशों से आयातित उपभोक्तावादी स्वार्थ में प्रवृत्ति हमको आपको कहीं का नहीं छोड़ रही है। हमें याद रखना चाहिए कि कभी समाज से हम पहचाने जाते थे, जिस समाज के लिए हम आज कोरोना वायरस के संदर्भ में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। व्यक्ति महान नहीं हुआ करता था, उसकी पहचान समाज से होती थी। तो हमारी जीवन शैली, जिस भारतीय जीवन शैली की जो हम बात कर रहे हैं, उसमें ईशावास्यमिदं सर्वम्, सब कुछ को तो हमने ईश्वर में स्वीकारा। लेकिन मैंने बताया कि हमारी स्वार्थ में प्रवृत्ति ऐसी रही है कि हमने किसी को नहीं छोड़ा। आज हमने पर्यावरण का इतना दोहन कर रखा है कि स्वयं मानव का अस्तित्व भी खतरे में आ गया है। और ये खतरा इस चीज का संकेत दे रहा है कि यदि मानव अभी भी नहीं सुधरा या अभी भी नहीं संभला या अपने को अभी भी इस प्रकृति का सिरमौर या प्रकृति को अपनी दासी समझे, तो ये इसका निष्कर्ष, इसकी परिणति कहाँ पर होगी, ये हम आप महसूस कर सकते हैं। आप जानते होंगे 1980 की दशक में भारत भूमि पर एड्स का प्रसार हुआ, एड्स ने अपना पैर पसारा। 1980 के पूर्व भारत में एड्स नहीं था, आप लोग मेरे ख्याल से जानते होंगे। वो एड्स जो आया वो भी क्या था, वो पाश्चात्य देशों की संस्कृति ही थी। हमारे यहाँ एड्स नामक कोई चीज नहीं थी। हम लोग तो हमारी जीवन शैली में धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चार पुरुषार्थ जो हमारे जीवन में बताए गए, अर्थ और अर्थ पर भी, धर्म पर भी ध्यान दिया, अर्थ पर भी, काम पर भी और मोक्ष पर भी। मोक्ष को हमने परम पुरुषार्थ मान लिया, धर्म को उसका साधन मान लिया, अर्थ और काम भी, अर्थ धन संपदा, काम सेक्स शारीरिक इच्छा की पूर्ति, ये भी हमारे जीवन के पुरुषार्थ हैं। हमारी जीवन शैली में हमारे चिंतकों ने इसे भी जीवन का पुरुषार्थ माना। लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए कि उन मनीषियों ने अर्थ और काम को धर्म की रस्सी से बांध रखा। कभी उन्होंने अर्थ और काम को धर्म से अलग नहीं किया। मोक्ष को साधन माना, धर्म को उसका साधन बताया और अर्थ और काम को धर्म की रस्सी से बांध दिया। हमें धनोपार्जन के बारे में कहा गया, बिना उसके हमारा जीवन नहीं चल सकता। लेकिन उसके लिए जो हमारे विधि विधान है, वैधानिक तरीके हैं, उसी की रस्सी से वो बंधा हुआ है। काम की पूर्ति भी हमें करनी है, हमारा जीवन जगत उसी से चलता है। लेकिन
काम को भी वो लोग धर्म की रस्सी से बांध रखे, कभी उन्हें छोड़ा ही नहीं गया। और जब छूटता है तो वही दुष्परिणाम होता है, एड्स के रूप में हमारे सामने आता है। आज हम एड्स के बारे में बहुत हद तक दवा के ख्याल से सफल हो रहे हैं, अब हो चुके हैं कह लीजिए। कोरोना आ गया है, अब लीजिए कोरोना से हम लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं। हो सकता है साल 2 साल में कोरोना का भी कोई इलाज ढूंढ ले, तब एक तो दूसरा कोरोना आ जाएगा, उसका इलाज ढूंढिए। तो कहने का हमारे अभिप्राय ये है कि जब तक हम लौटेंगे नहीं किसकी तरफ, अपनी जड़ों की तरफ जब तक हम नहीं लौटते हैं। हमारा जड़ क्या है, हमारी जीवन शैली क्या है, हमारी जीवन शैली की जो हमारी हमें जिस रूप में शिक्षित किया गया, जो हमारा संस्कार रहा है भारतीय जीवन शैली का, यदि हम लोग उसकी तरफ नहीं लौटते हैं तो निश्चित रूप से हम क्या होंगे, इसी तरह से विभिन्न प्रकार की परेशानियों से, विभिन्न प्रकार के वायरस से हम लोग ग्रसित होंगे। हमको हमारी शिक्षा आत्मोत्तरबुद्धि से हुई रही है, हमने कभी किसी को अपने से अलग किया नहीं। ईशावास सुंदर शहरों में सृष्टि के कण कण में ईश्वर का वास है। और आज हमारी स्वार्थ में उपभोक्तावादी प्रवृत्ति ऐसी है, या कह लीजिए पश्चिमी देशों से आयातित उपभोक्तावादी प्रवृत्ति ऐसी, क्या कहते हैं, पर हावी हो रही हम लोगों के ऊपर कि हम लोग अपनी जीवन शैली से अलग हो रहे हैं। परिणाम ये है कि जो शिक्षा या भारतीय संस्कृति या भारतीय दर्शन की मूल में निहित जो हमारी शिक्षा है, यदि हम उसकी तरफ नहीं लौटते हैं तो निश्चित रूप से जब प्रकृति का विध्वंस होगा तो हम लोग प्रकृति के ही अंदर है, प्रकृति से बाहर हम लोग नहीं है। अगर मानव ये समझ रहा है कि हम प्रकृति से अलग हैं तो ऐसी सोच उसकी भूल है, वो भूल कर रहा है। शिक्षा पर प्रभाव अभी स्पष्ट दिशा में नहीं दिख पड़ रही है। हम कोई भी कदम बढ़ाने के पहले हम लोग आज डर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ले लीजिए एग्जामिनेशन शुरू करना चाहते हैं, फॉर्म भरने का डेट देते हैं, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, बीमारियां ज्यादा से ज्यादा बढ़ने लगती हैं और आपको रोक दिया जा रहा है। तो ये वायरस हमारे शिक्षा को, समाज को इस तरह से प्रभावित कर रहा है जिसके बारे में हमारा या हमको आपको ही सोचना है। मेरा तो विचार है कि हम अपनी जड़ों की तरफ लौटें, प्रकृति से प्यार करें, प्रकृति की अधीनता को मानव स्वीकार करें। वो ये ना सोचे कि प्रकृति को हमने अपने कब्जे में कर लिया है, और जब तक ये प्रवृत्ति मानव की नहीं हटती है, स्वार्थ में प्रवृत्ति उसकी नहीं हटती है, तब तक हम इससे प्रभावित होते रहेंगे, कभी कोरोना के रूप में, कभी एड्स के रूप में, या कभी दिश के रूप में, कभी दैव के रूप में। समाज के क्षेत्र में आज चारों तरफ सामाजिक बंदिशें लगा दी गई हैं। हम लोग एक दूसरे से बोल नहीं पा रहे हैं, कोई भी सामाजिक कार्य नहीं कर पा रहे हैं। शादी विवाह मरनी हरनी में भी हम लोग किस तरह से उसका निर्वहन करते हैं आप लोग देख रहे हैं विगत 4-5 महीनों से। तो हमारा समाज पूरी तरह से कहिए तो बिखर चुका है, बिखर रहा है इस बीमारी, इस परेशानी से। तो उसको एकत्रित करने के लिए, उस बिखराव को जोड़ने के लिए आवश्यक है कि हम अपनी भारतीय जीवन शैली में जो हमारा समाज था, भारतीय जीवन शैली की जो हमारी शिक्षा है, उसको हम लोग आत्मसात करें, उसको मानते हुए उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ें। और यदि ऐसा नहीं होता है तो हमें इस पर सावधान रहने की आवश्यकता है कि हम प्रकृति के ही एक अंग हैं, और जब प्रकृति विध्वंस होगी तो हम आप भी नहीं बचने वाले। कोरोना वायरस कम से कम ये चीज की सीख तो हमें
दे ही रही है, दे चुकी है कि मानव प्रकृति हम अपनी जड़ों की तरफ लौटें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस संकट से आज जो हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि मानव जीवन अति संकटपूर्ण दौर से गुजर रहा है। अति संकटपूर्ण दौर से गुजरने के अंतर्गत हमारी शिक्षा, हमारी समाज या हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी राजनीति सब कुछ प्रभावित हो रही है। मानव इतिहास की इस अति संकटपूर्ण घड़ी में हमारे लिए सिर्फ एक ही मार्ग है। वह मार्ग क्या है? भारतीय जीवन शैली, जिसको अपना करके हम चाहें तो इन समस्याओं से निकट सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। और हम ही नहीं, हम अपने को इससे अलग निवृत्त हो ही पूरे विश्व को हम एक मार्ग दे सकते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से जल्दी से नहीं निकल सकता। तो आवश्यकता है कि हम अपनी भारतीय जीवन शैली को विश्व पटल पर रखें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग निश्चित रूप से इस कोरोना के कालक्रम में महसूस किए होंगे कि जो हमारी जीवन शैली रही है, जीवन शैली, भारतीय जीवन शैली जो जीने की रही है, चलने की रही है, समाज के लिए रही है, शिक्षा के लिए रही है, आज उस जीवन शैली को अपनाने की आवश्यकता आ गई है। पाश्चात्य देश उसे अपना रहा है जिसको हमने छोड़ दिया था। हम लोग क्या छोड़ दिए हैं? संक्षेप में अगर कहें तो हम लोग अपनी पहचान छोड़ दिए हैं। अरे भाई, हम भारतीयों की एक पहचान है, हम जिससे पहचाने जाते हैं वो हम अपना पहचान छोड़ करके दूसरे की पहचान को हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। और वो लोग हमारे पहचान को स्वीकार कर रहा है क्योंकि महसूस करता है अगर उसे नहीं स्वीकारेंगे तो हमारा जीवन नहीं बच पाएगा। तो हम अपनी पहचान को स्वीकारें, हम अपनी प्रकृति को लौटें, अपने संस्कारों की ओर लौटें, अन्यथा हम स्वयं को नष्ट कर डालेंगे। और जब प्रकृति का नष्ट होगा, प्रकृति विध्वंस होगी, उसके साथ हम लोग भी नष्ट हो जाएंगे। तो इस मानव जीवन के अति संकटपूर्ण घड़ी में हम महसूस करते हैं कि हमारी जो भारतीय शिक्षा या जो हमारा भारतीय समाज है, हमको उसको अपनाने की आवश्यकता आ गई है। पूरा विश्व अपना रहा है और हमें भी उसे अपनाने की आवश्यकता है, अन्यथा हम स्वयं को नष्ट कर डालेंगे। ज्यादा कुछ नहीं कह करके इस वेबिनार के उद्घाटन के अवसर पर हम एक बार पुनः उपस्थित अपने समस्त पदाधिकारियों का, अपने यशस्वी प्रधानाचार्य का, या इस सभागार में उपस्थित अपने सभी सम्मानित शिक्षक बंधुओं का, छात्रों का, छात्राओं का एक बार फिर से मैं हृदय से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इस 10 दिनों में जो वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है एक श्रृंखला के रूप में, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी और एक ऐसा निष्कर्ष निकल करके हमारे सामने आएगा जो कि राष्ट्र को या पूरे विश्व को एक नई दिशा दे सकेगा। हाँ, इस अवसर पर 2 शब्द में कहना ये भी अपेक्षित कर रहा हूँ। नई शिक्षा नीति आ गई है, आप लोग जानते होंगे, और इसका हम उम्मीद करते हैं 1 साल के अंदर ही हम लोगों को लागू होने जा रहा है। तो नई शिक्षा पर भी हम लोग चर्चा विश्वविद्यालय स्तर से, महाविद्यालय स्तर से करने के लिए हम कहेंगे। लेकिन नई शिक्षा में आप लोग मेरे ख्याल से उसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं को जरूर देखे होंगे। उसमें जो दिए गए हैं, वर्तमान में नई शिक्षा नीति आई है, वो निश्चित रूप से हमने जो पाया है वो हमारे भारतीय संस्कारों के अनुरूप लग रही है। मातृभाषा में छोटे बच्चों को मातृभाषा में उनको शिक्षा देना, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, उनकी जो मदर टंग है उसमें छोटे बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे। वो निश्चित रूप से बच्चों को आत्मनिर्भर बनाएंगे।
निश्चित रूप से उन बच्चों को आत्मनिर्भर बनाएंगे। हम लोग बच्चों को एक ऐसी स्कूल में भेजते हैं जिन बच्चों को एक दूसरे ढंग में शिक्षा दी जाती है, वो उसको सीखते हैं। लेकिन मदर टंग जो है, मातृभाषा उसकी जो है, उसमें यदि वो बचपन से एजुकेशन लेगा, मुझे पूरा विश्वास है वो बच्चा आत्मनिर्भर जरूर बनेगा। आगे जो मैंने पाया कि जो हमारा ज्ञान के 3 इंपॉर्टेंट पहलू है, ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। ज्ञान भी, भावना भी और क्रिया भी, इन तीनों का समन्वित रूप मुझे नई शिक्षा नीति में दिख पड़ती है। ज्ञान का भी, भावना का भी और क्रिया का भी। नई शिक्षा नीति हमें सत्यम, शिवम और सुंदरम का आभास दिलाती है। तो मुझे ये संकेत ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो हमारी नई शिक्षा नीति है वो हमारे संस्कारों के रूप आ रही है। उम्मीद करते हैं एक साल उसे हम लोगों को लागू करना पड़ेगा, और उसके लागू होने के उपरांत मैं जरूर महसूस करता हूं कि कुछ निश्चित रूप से हमारी शिक्षा उस तरफ बढ़ेगी कि हमको ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक तीनों पहलुओं को लेकर के हमको चलना सिखाएगी। आज की शिक्षा आप लोग देखते होंगे, हम अपने एमए है, पीएचडी है, डीलिट है, अपने विषय में दक्ष तो है लेकिन सक्षम नहीं है। दक्षता एक अलग चीज होती है, सक्षमता एक अलग चीज होती है। हम किसी भी हल्की फुल्की परिस्थितियों में अपने जीवन को आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं हो पाते। दक्ष तो अपने विषय बहुत पारंगत है, अभी फिलॉसफी का सब कुछ पूछे तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सक्षमता जीवन जीने की जो कला है, विकास कौशल है, ज्ञान जिसको कहते हैं, ये बढ़ना चाहिए। हमारी शिक्षा का प्रमुख अंग होना चाहिए। आजकल के बच्चों में दक्षता अवश्य आ जाती है, वो टॉपर हो जाते हैं। आप लोग अभी रिजल्ट आया है इंटर का, देखे होंगे सीबीएसई पैटर्न का। कुछ बच्चे हमारे ही देश के हैं, हमें नाम नहीं पड़ रहा है, कुछ बच्चों को बताता है 100 में 100 नंबर पाए हैं। मालूम है कि नहीं? 100 में 100, 500 में 500 लीजिए। अब क्या पढ़ाइएगा उन बच्चों को? तो वो बच्चे अपने विषय में दक्ष हैं, लेकिन ट्रेन 1 घंटे अगर लेट आई आपकी तो उन बच्चों का पहले हाथ फेल थोड़ा शुरू हो जाएगा। हमने देखा है स्टेशनों पर, मम्मी ट्रेन आधे घंटे लेट हो गई, 30 मिनट ट्रेन लेट है, वो बेहोश होकर गिर रहा है लड़का। क्या बात है भैया, बैठे बेटे रूम में गए, क्या बात है बेटा, क्यों बेहोश हो गया? अरे सर पूछिए नहीं, ट्रेन आधे घंटे लेट है, लड़का मेरा बेहोश हो रहा है। तो क्या जा रहे हैं फरनमा जगह एडमिशन लेने के लिए और वेटिंग हॉल में बैठे हुए हैं, ट्रेन लेट है, वहां पहुंचे कैसे? अब वो लड़का 100 में 100 नंबर लाया है, लेकिन आधे घंटे ट्रेन लेट हो गई, बेहोश हो रहे हैं वो। तो दक्ष तो है, हमें सक्षम होना चाहिए। हमें जीवन जीने के लिए सक्षमता हमारे अंदर आनी चाहिए। कठिन से कठिन परिस्थितियों का हम मुकाबला कर सके। जिन महापुरुषों का नाम मैंने लिया, महामाना कीर्ति नारायण मंडल साहब, या हमारे प्रोफेसर रमेश कुमार यादव रवि साहब, आप लोगों ने जो भी सृजन किया वो कठिन से कठिन परिस्थितियों में हम उम्मीद करते हैं कि दक्षता के साथ सक्षमता उनके अंदर थी, सक्षम थे। आज इतनी भी संरचना करके बैठे हुए। तो शिक्षा, हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है, हम महसूस करते हैं कि वो बालकों को करेगी, वो दक्ष भी होंगे और सक्षम भी होंगे। और आजकल के बच्चे अगर दक्षता के साथ सक्षमता ले आते हैं तो निश्चित रूप से वो चांद तारे तक जा सकते हैं। लेकिन अगर सक्षम नहीं होंगे तो ट्रेन के 1 घंटा लेट होने पर बेहोश हो जा रहे हैं, क्लास में टीचर 1 घंटा लेट हो गया, बेहोश हो गए, क्यों नहीं आए? सवाल जवाब क्यों? उन्हें वही पढ़ाया ही गया है, दक्ष तो कहां गए? जीवन कैसे जिया जाता है उन्हें समझ में नहीं आता। तो आज के इस उद्घाटन के अवसर पर मैं बहुत कुछ नहीं कह करके मैं एक बार फिर से विश्वविद्यालय परिवार की ओर से, हमारे बीच विश्वविद्यालय परिवार के कुछ पदाधिकारी उपस्थित है, फिर भी
मैं विश्वविद्यालय के समस्त परिवार की ओर से इस वेबिनार की सफलता के लिए मैं बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ।